माय लवली पराठा। आज कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे नए आ रहे हो, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी लाइन उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिसिएट करना भी मत भूलिएगा। तो स्टोरी आप लोगों को जैसी भी लगे मुझे ज़रूर बताना। तब तक के लिए हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रिंग कॉलेज से निकल के आराम से सीटी बजाते हुए घर के अंदर एंटर करता है। उसी वक्त पूरी लैन फैमिली हॉल में मौजूद होती है और सब टेंशन के मारे इधर से उधर घूम रहे होते हैं। वांगजी भी अपने माथे पे हाथ रख के सोफे पर बैठा हुआ होता है। तभी सीटी की आवाज़ सुनकर सबकी नज़र मेन गेट की तरफ चली जाती है। वहाँ से विंग एकदम मस्त मूड में सीटी बजाते हुए अंदर आ रहा होता है। तभी उसकी नज़र भी उन सब पे पड़ती है, क्योंकि उस वक्त सब उससे ही घूर घूर कर देख रहे होते हैं। विंग उन सबको देखकर अपने मन में बोलता है, हाँ, इन्हें क्या हो गया है? ये सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं जैसे कभी मुझे देखा ही ना हो। मैंने ऐसा क्या गड़बड़ कर दिया यार? हाँ, मैं तो कितना अच्छा खासा गया था और अभी ये लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे मानो भूत देख लिया हो। तभी मिस्टर क्रिस भागते हुए आते हैं और विंग से कहते हैं, नहीं सॉरी, मिस्टर केस अपने मन में कहता है वो, सॉरी माय मिस्टेक। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि यहाँ पे बहुत बड़ी भूकंप आने वाली है और उस भूकंप के चपेट में हमारे बॉस के हस्बैंड ही सबसे पहले आने वाले हैं। हाँ, अब तो रब ही रखा। वांग जी आई मीन सीचेन उसकी बातों को सुनकर बोलता है, हाँ, मुझे भी ये शांति से पहले वाले तूफान की चेतावनी मालूम पड़ती है। वांग जी विंग को देखते हुए अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और वह विंग के पास जाकर उसके कंधे को पकड़ लेता है और गुस्से से बोलता है, कहाँ गए थे तुम? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बात को काटने की, जब मैंने तुम्हें एक बार बोला था अपने साथ बॉडीगार्ड को लेकर जाना, मतलब लेकर जाना, लेकिन तुम उन्हें लेकर गए क्यों नहीं? हाँ बताओ मुझे। एक्चुअली में हुआ ये होता है कि विंग को अपने दोस्तों से मिलना होता है, इसलिए वो बॉडीगार्ड को जितने भी थे सबको चकमा दे करके वो कॉलेज से निकल के भाग गया होता है। अब वहीं वांग जी की बातें सुनकर विंग को बहुत गुस्सा आ जाता है, तो वो गुस्से में उससे बोलता है, तुम होते कौन हो मुझे कंट्रोल करने वाले? हाँ, कहाँ गया था, क्यों गया था, नहीं बताना मुझे। अब हटो मेरे रास्ते से, मुझे आराम करना है, मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। और वैसे भी ये मेरी ज़िंदगी है और मुझे पूरा हक है अपने तरीके से अपनी लाइफ जीने का, इसलिए प्लीज़ ये रोक टोक लगाना बंद करो। मेरे पति हो, मेरे पति बन के रहो, बाप बनने की कोशिश मत करो ना। विंग की बातें सुनकर वांग जी को बहुत तेज गुस्सा आता है, लेकिन वह सोचकर अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेता है कि अभी कुछ टाइम पहले उसका एक्सीडेंट हुआ है। फिर वह विंग के आंखों में आंखें डालकर बोलता है, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, इसलिए मुझे पूरा हक है ये जानने का कि तुम आखिर गए कहाँ थे। रहे बात जिंदगी की, तो वो तुम्हारी है, पर इन सांसों पर, इस जिस्म पर सिर्फ और सिर्फ लान वांग जी का हक है। तो यू गेट दैट? तुम्हारे हर एक चीज़ पर सिर्फ मेरा हक है, यू टफा। और तुम सोच भी कैसे सकते हो मुझसे दूर जाने की? जवाब दो, नहीं तो बिना बताए तुम कहीं भी नहीं जा सकते हो। एक बार भी तुमने सोचा घर वालों पर क्या बीत रही होगी? तुम सच में हार्टलेस हो, तुम्हारे अंदर किसी के लिए कोई फीलिंग नहीं है, कोई दया नहीं है। चलो मेरा छोड़ो, एक बार घर वालों को बारे में तो सोचना चाहिए था ना, वो कि तुम्हें लेकर कितना ज़्यादा परेशान है। हाँ बोलो विंग। विंग बस अपनी निगाहें झुकाए वांग जी की सारी बातों को सुन रहा होता है, जो इस वक्त गुस्से में किसी डेविल से कम नहीं दिख रहा था। विंग बोलता है, मुझे एक ही बात दोबारा कहने पे, वांग जी विंग से कहता है, मुझे एक ही बात दोबारा कहने पे मजबूर मत करो, क्योंकि तुम पहले ही बहुत बड़ी गलती कर चुके हो। वांग जी विंग को कंधे से पकड़कर उसे हिलाते हुए बोला। वांग जी के ऐसा करने पर विंग को दर्द होने लगता है और वो वांग जी का हाथ अपने कंधों से हटाते हुए कहता है, प्लीज़ अपने झूठे प्यार का दिखावा करना बंद करो, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ और तुम्हारे घर वालों के लिए भी। तुम्हारे मॉम के कहे के अनुसार मैं तुम्हारे लिए एक खिलौना हूँ और मुझे लगता है तुम्हें अपने एक खिलौने के लिए इतना ज़्यादा टेंशन लेनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए प्लीज़ हटो यहाँ से, इससे पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए। तभी वहाँ पर अंकल
हुरैन आ जाते हैं और कहते हैं, ये लड़का जब से इस घर में आया है किसी को भी चैन से जीने नहीं देता है। कभी खुद का एक्सीडेंट करवा लेता है तो कभी बेहोश होकर गिर जाता है। जब से मेरे वांगजी की ज़िंदगी में आया है उसकी ज़िंदगी को तो नर्क ही बना दिया है। अंकल की बात सुनकर वांगजी की मॉम कहती है, आप क्यों बोल रहे हैं? ये बात तो वांगजी को समझ में आनी चाहिए ना कि कौन उसके लिए सही है और कौन गलत। तभी सिसी भी मौके का फ़ायदा उठाते हुए बोलती है, सच में वांगजी तुम्हें एक मैच्योर लड़के से शादी करनी चाहिए। अब देखो रहे ना हो ना अपने से छोटे उम्र की लड़के से शादी करके कैसे भुगतना पड़ रहा है। चलो आज तो इसने छोटी सी गलती की है, कल को पता नहीं अपने बचपने में आकर कल कौन सी बड़ी गलती कर दे। तुम अपने बिजनेस पे फोकस करोगे या फिर इसको प्रोटेक्ट करते फिरोगे? हाँ, और जब तुम्हें बच्चे संभालने का इतना ही शौक था तो मेरे हिसाब से तुम्हें एक मैच्योर लड़की से शादी करके बच्चे पैदा कर लेने चाहिए था। रिंग को तो पहले ही गुस्सा आ रहा होता है उन सब की बातों सुनकर। वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है, तुम लोग होते कौन हो हस्बैंड वाइफ के मामले में बोलने वाले? हाँ, ये हम दोनों का मैटर है और हम लोग खुद ही देख लेंगे, तुम्हें बीच में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वो अपनी उंगली सीसी की तरफ पॉइंट करते हुए बोलती है, और हाँ आंटी तुम क्या बोल रही थी? हाँ, वांगजी को एक मैच्योर लड़की से शादी करनी चाहिए तो इसका मतलब यह हुआ उन्हें 55 साल की औरत से शादी करनी चाहिए थी क्या? क्योंकि वही तो सबसे ज़्यादा मैच्योर होती है, उसे ही तो दुनिया की सबसे ज़्यादा नॉलेज भी होती है, क्योंकि वो तो अपनी आधी ज़िंदगी इस दुनिया में बिता दी हुई होती है ना। विंग की ये बातें इतना सीरियस फेस के साथ वो बोल रहा होता है कि सीजन की हंसी छूट जाती है और वो हंसते हुए मिस्टर किस से बोलता है, यहाँ पर तो भाई भाभी को डांट रहे थे, फिर ये 55 साल की औरत बीच में कहाँ से आ गई? मिस्टर किस उसकी बातों को इग्नोर करता हुआ उसके सर को सिसी और विंग की तरफ मोड़ देते और कहते हैं, चुपचाप से तमाशा देखो और मुझे भी देखने दो, इतना अच्छा मौका बार बार नहीं मिलता। और अपनी फालतू की बकवास को बंद करो, बाद में कर लेना। वहीं सिसी विंग की बातें सुनकर गुस्से में आ गई होती और वो भी गुस्से में बोलती है, मैं उसकी दोस्त हूँ और मुझसे बोलने का पूरा हक है। तुमसे पहले मैं उसकी लाइफ में थी, मेरे बाद ही तुम उसकी लाइफ में आए हो, इसलिए ज़्यादा सिर पर चढ़ने की कोशिश मत करो। उसकी बातें सुनकर विंग वांगजी का हाथों को अपने कंधे से हटाते हुए बोलता है, ओह आंटी जी, आप साफ साफ ये क्यों नहीं बोल देती? वांगजी तुम मेरे साथ शादी कर लो, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पा रही हूँ। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। वैसे भी मैंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे मेरे पति को तुम दिन भर ताड़ते रहती हो। और अपने मन में बोलता है, चुड़ैल कहीं की। फिर विंग वांगजी के पास जाकर उसको उंगली दिखाते हुए कहता है, और तुम सुबह इसको अपने साथ लेकर ऑफिस जाते हो और शाम को अपने साथ लेकर घर आते हो। तुम क्या इसके ड्राइवर हो? हाँ, या फिर इसके घर में दूसरी कोई गाड़ी नहीं है? या फिर ये छोटी बच्ची है जो कि तुम नहीं ले जाएगी तो गुम हो जाएगी? बताओ मुझे। या फिर इसे गाड़ी ड्राइव करनी नहीं आती है? बोलो मुझे, बताओ। मेरी बात कान खोलकर सुन लो, आज के बाद तुम इसको अपने साथ लेकर कहीं पर भी नहीं जाओगे, ये मेरा ऑर्डर है। इतना बोलने के बाद वह तुरंत ऊपर भाग जाता है। वांगजी स्टैच्यू की तरह अपनी जगह खड़ा होकर उसे ऊपर जाते हुए देखता रहता है और अपने मन में बोलता है, गलती तो उसने की थी तो डांट भी तो उसे ही सुननी थी, तो ये मुझ पर ऐसे चिल्लाकर क्यों चला गया? हाँ। फिर वो सीसी की तरफ देखता और कहता है, तुम कल से दूसरी कार से ऑफिस जाना। इतना बोलकर वो भी ऊपर चला जाता है। वहीं वांगजी के रूम में विंग रूम में पहुंचते ही लंबी लंबी सांसें लेने लगता है और फिर कहता है, आज तो तू बच गया। हाँ, उस डेविल के हाथों, नहीं तो पता नहीं वो आज तेरे साथ क्या ही करता। फिर हंसते हुए आगे कहता है, वैसे सिसी आंटी को थैंक यू बोलना चाहिए, आज उनकी वजह से मैं तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम से बाहर निकल कर आ गया। हाँ, अगर वो आज बीच में नहीं आई होती तो मैं तो आज पक्का मरता ही। फिर वह जल्दी से जाकर अपने कपड़े चेंज करता है और खुद से कहता है, इससे पहले वो भूरी आंखों वाला राक्षस आ जाए, उससे पहले ही तो यहाँ से खिसक ले, नहीं तो पता नहीं कहीं फिर से आकर तुझे सुनाना स्टार्ट न कर दे। विंग शाम के टाइम विंग हॉल में बैठकर टीवी पे कार्टून देख रहा होता है कि तभी वहाँ पे वांगजी की मॉम और शीशी दोनों आ जाते हैं। वांगजी की मॉम विंग को सुनाते हुए कहती है, हाँ चलो बेबी, हम यहाँ से कहीं और चल कर बैठते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो बच्चे बैठकर कार्टून देख रहे हैं और मेरे हिसाब से छोटे बच्चों को और ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। इससे चलो हम लोग अपनी बातें कहीं और करते हैं। सीसी भी विंग को टोंट मारते हुए कहती है, अरे ऐसा नहीं है, जिन्हें आप बच्चा कह रही है ना
वो लोग तो हमसे भी आगे निकल जाते हैं। हाँ, आजकल के बच्चे तो कुछ ज़्यादा ही ओवर स्मार्ट हो गए हैं। खुद कहते हैं 10 साल के हैं और उनको पति चाहिए होता है 30 साल का, और उन्हें शर्म भी नहीं आती। और अपने से इतने बड़े लड़की से शादी करने के बाद भी पता नहीं उनके माँ बाप ने भी उन्हें क्या ही संस्कार दिया होता है, जो वो लोग शादी भी कर लेते हैं। फंग जी की मॉम, जो कि स्टेप मॉम है, वो सिसी से कहती, अरे जान, ये तुम क्या कह रही हो? अगर आपको पता है कि एक 30 साल का लड़का अपने लिए 19 साल की लड़के को चूज करेगा, मतलब उसका साफ साफ मतलब ये बनता है कि उस लड़के को नहीं, उसकी बॉडी को चाहता है ना, और बस कुछ टाइम के लिए अपने पास लिया है मस्ती करने के लिए। विंग का दिमाग तो पहले से ही ऑलरेडी खराब हुआ होता है। ऊपर से इन दोनों चुड़ैली की बातें सुनकर उसको और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। इस चुड़ैली को तो मन कर रहा है कि तिल के नहीं, नीम के पेड़ पे लटका के आऊं। विंग अपनी जगह से खड़ी होकर कहता है, अगर तुम दोनों को बकवास करना है तो मेरे घर से दूर जाकर करो, क्योंकि मैं यहाँ पर तुम दोनों की फालतू बकवास सुनने के लिए नहीं बैठा हूँ। सिद्धि हंसते हुए कहती है, क्यों, सच्चाई सुनकर मिर्ची लग रही क्या बच्चे को? और तुम जानती हो वांग जी को कैसी लड़कियां पसंद है? चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बता देती हूँ। फिर अपनी उंगली अपनी तरफ पॉइंट करते हुए कहती है, देखो वांग जी की चॉइस ये है, तुम यहाँ पर कुछ टाइम के लिए हो, वांग जी का खिलौना बन के। एक बार उसका जी भर गया तो तुमसे देखो वो तुम्हें कैसे धक्के मार के यहाँ से निकाल देता है। विंग सिसी की बात सुनकर हंसने लगता है और कहता है, हाँ, सच में सिसी, लगता है रियली में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तब सिसी कहती है, लगता है इसको ना सच्चाई सुनकर सदमा लग गया है, जो पागलों की तरह हंस रहा है। विंग कहता है, जी नहीं आंटी, मुझे कोई सदमा नहीं लगा, बल्कि मैं तो तुम दोनों के ड्रीम के बारे में सोच सोच के हंस रहा हूँ। देखो तुम दोनों की ड्रीम कितनी बड़ी बड़ी है ना। लेकिन ये इतने अफसोस की बात है ना कि तुम दोनों का ड्रीम कभी पूरा नहीं होने वाला, कभी भी नहीं। और पता है क्यों? क्योंकि वांग जी मुझसे सच में प्यार करने लगा है और मैं इस घर को कभी छोड़कर नहीं जाने वाला हूँ। इसलिए फालतू की बकवास को अपने सपने में देखना बंद कर दो तुम दोनों, नहीं तो आगे जाके वो सपना ना टूट जाएगा बहुत बुरी तरीके से। विंग की बातें सुनकर सिजी की हाथों की मुठ्ठियां कस जाती है और वो गुस्से में कुछ कहने की होती ही है, तभी उसकी नज़र सामने से आते हुए वांग जी पे पड़ती है, जिसे देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और अपनी आंखों से वांग जी के मोम को कुछ इशारा करती है। फिर सिसी अपने बगल से जाती हुई विंग से जानबूझकर टकरा जाती है और फिर खुद ही गिर जाती है और फिर चिल्लाते हुए कहती है, विंग, ये क्या बोल रहे हो तुम? अगर तुम मुझसे और आंटी से लड़ाई कर ही रहे थे तो हम दोनों से करते ना, लेकिन तुमने तो अपनी हद ही पार कर दी। और वांग जी और अंकल को बीच में ला करके, हाँ बताओ मुझे। विंग कहता, व्हाट, तुम पागल हो क्या? मैंने कब और क्या बोला अंकल के बारे में? हाँ। वांग जी की मॉम विंग से कहती है, बेटा, अगर मैंने तुमसे थोड़ी सी ऊंची आवाज में बात कर ही ली तो तुम मुझे समझा सकते थे, लेकिन तुम्हें अपने अंकल के बारे में इतने बुरे शब्द नहीं बोलना चाहिए था ना। ये बोलते हुए वो चुड़ैली नाटक करने लगती है रोने का। देखो कितनी शैतान नानियाँ ये लोग। विंग उन दोनों की बातें सुनकर चिल्लाते हुए कहता है, झूठ बोलना बंद करो तुम दोनों, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और तुम दोनों ही मेरे पास आई थी लड़ाई करने के लिए, मैं तुम दोनों के पास नहीं गया था। ये सब बोल ही रहा होता है कि तभी उसके कानों में वांग जी की आवाज़ सुनाई देती है, जो काफ़ी गुस्से में लग रहा होता है। वांग जी कहता है, विंग, ये क्या हरकतें हैं? और मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था ना कि फैमिली के साथ अच्छे से बिहेव करना, नहीं तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। विंग वांग जी से कहता है, पर मैंने कुछ नहीं किया, ये दोनों ही मेरे को उल्टा सीधा बोल रहे हैं, मैं भी उन्हें उन लोगों को बस जवाब दे रहा था, मैंने अंकल को कुछ नहीं बोला, मैंने तो उनका नाम तक नहीं लिया, सच्ची में। सिद्धि बीच में आकर कहती है, वांग जी चलो गुस्सा मत करो, ये काफ़ी छोटा है, इसीलिए गुस्से में आकर इसने ऐसी गलती कर दी है और कुछ भी नहीं, दैट्स इट। सिद्धि की बात सुनकर वांग जी और ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वांग जी गुस्से में विंग के हाथों को पकड़कर कहता है, तुम्हें तो एक गलती की और ऊपर से सिसी को धक्का भी दिया और झूठ भी बोल रहे हो। विंग कहता है, छोड़ो मेरा हाथ, मैंने कहा ना छोड़ो मेरा हाथ, मैंने कुछ नहीं किया, इसका मतलब है कि मैंने कुछ नहीं किया, समझे? विंग का अकड़ के बात करना वांग जी को और भी ज़्यादा गुस्से में डाल रहा होता है और वो गुस्से में जैसे ही उसके ऊपर हाथ उठाने को होता है, विंग बीच में ही उसके हाथों को पकड़ लेता और कहता है, बस बहुत हुआ, तुम कल तक मुझ पर सिर्फ गुस्सा करते थे, लेकिन अब तुम मुझ पर हाथ उठाने जा रहे हो, बस बहुत हुआ लान वांग जी। अब बाहर में गए तुम और बाहर में गई तुम्हारी मॉम और बाहर में गई
कभी ना होने वाली ये वाइफ, ये बोलकर विंग वांगजी का हाथ झटक कर मेन गेट से बाहर चला जाता है। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आप लोगों को ये पार्ट मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग। और हमारे राइटर थोड़ी आलसी हैं, वो बड़े छोटे छोटे चैप्टर बना के हमें दे रही हैं। क्या ही करूँ मैं, तुम्हारा कॉटन कैंडी मन तो करा तुम्हारे रैपर खोलूँ और खा जाऊँ। फिर भी आप लोग को जैसी भी लग रही है प्लीज़ मुझे कमेंट्स ज़रूर करना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग।